हेलो दोस्तों, वेलकम टू जोग्राफिया। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे जीडीसी जोग्राफी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है, उसके यूनिट नंबर 1 जो सिलेबस का यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी देखेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीडीसी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस के 10 यूनिट कौन थे। और उस 10 यूनिट में पहला यूनिट हमारा ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी का जैसा देख सकते हैं कि ज्योग्राफी जो यूनिट है, उस ज्योग्राफी यूनिट में जो टॉपिक्स हैं, तो कुछ टॉपिक जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, थियरीज ऑफ कॉन्टिनेंट ओशन बेसिन फॉर्मेशन हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स है, अर्थ मूवमेंट है, सिस्मोसिटी हो गया, फोल्डिंग, फाल्टिंग, वॉल्केनिज्म। देन द सेकंड सेक्शन जो है इस यूनिट का, वो रॉक्स, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गया, इरोजन, विदरिंग और मास मूवमेंट हो गया। फिर जोमॉर्फिक प्रोसेस और एसोसिएटेड एक्सोजेनिक साइकिल, डेविस और पेंक की जो है उसको देखना है। देन कॉज एंड टाइप ऑफ जोमॉर्फिक हजार्ड। तो पहला टॉपिक जो है ओरिजिन ऑफ अर्थ का, हम लोग थेरीज देखेंगे, लेकिन पहला हम लोग शुरुआत करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्रूशियल है जोग्राफर्स के लिए कि वो इंडोजेनिक फोर्सेस को समझ पाएँ। इंडोजेनिक फोर्सेस क्या हैं? हम जैसा कि जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो इवेंट होते हैं, स्पेशली मार्फोलॉजिकल या जियो मार्फोलॉजिकल इवेंट जो होते हैं, वो दो प्रोसेसेस से गवर्न होते हैं। एक अर्थ के सरफेस पे काम करने वाले फोर्सेस, इन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है, बाहर से काम करने वाले फोर्सेस, इनका मेन ड्राइविंग फोर्स सन होता है। टेम्परेचर और उसके डिफरेंस से टेम्परेचर के डिफरेंस से प्रेशर के डिफरेंस से विंड, ऐसे रैनफॉल, ये सब चीज़ें। और दूसरे इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनकी जेनेसिस या जिनकी ओरिजिन जो होती है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होती है। तो ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है, और इनसे उत्पन्न होने वाले जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, वो अर्थ के सरफेस पे कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन्हें कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव रोल मीन्स ये दो प्रकार के रिलीफ फीचर्स बनाते हैं। दो प्रकार के रिलीफ फीचर्स कौन कौन से? एक फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर, जैसे ओशन और कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट इन्हीं से होता है। दूसरा सेकंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, इनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स में भी कहीं ना कहीं इनका योगदान होता है, लेकिन ये दो प्रकार के जो रिलीफ ऑर्डर होते हैं, ये रिलीफ ऑर्डर डोमिनेंटली और प्रीडोमिनेंटली इंडोजेनिक फोर्सेस के बदौलत होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्या एविडेंसेस हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के कन्फिगरेशन और कंपोजिशन को समझने के लिए, तो दो प्रकार के सोर्सेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक आर्टिफिशियल, दूसरे नेचुरल। नेचुरल जैसे कि कुछ इवेंट्स अर्थ के सरफेस पर होते रहते हैं, जिससे हम जिनकी साइंटिफिक स्टडी से हम अर्थ की इंटीरियर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे वॉल्केनिज्म, तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल निकलते हैं, जो टेम्परेचर उनका जो टेम्परेचर होता है और उनका जो रिस्पॉन्स होता है इन्वायरमेंट में, उनकी स्टडी करके हम कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से मेटल टेम्परेचर का क्या स्थिति है। दूसरा मेटेराइट्स, उनकी स्टडी करके। तीसरा सेismic इवेंट, जैसे अर्थक्वेक जो होते हैं, उनसे जो रिलीज होने वाली पी वेव और एस वेव्स होती हैं, इनकी स्टडी करके हम लोग कहीं ना कहीं डिसफर कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेस या एविडेंसेस हैं, जैसे डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 प्रकार के हैं। तो इनकी स्टडी करके भी हम कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर की स्टडी कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं कैसा है। पहला आते हैं डेंसिटी को समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो पहले लगभग 5100 किलोमीटर की गहराई पर एक डिवीज़न होता है कोर और मैंटल का। फिर लगभग आप 100 किलोमीटर की गहराई से चालू हो जाता है मैंटल दो हैं, एक कोर दो हैं, 2900 किलोमीटर की गहराई पर कोर और मैंटल की बाउंड्री है। तो आउटर कोर और इनर कोर, ये दो प्रकार के कोर होते हैं। तो 5100 किलोमीटर गहराई पर आउटर और इनर कोर का डिवीज़न है। फिर लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर अपर और लोअर मेंटल का एक डिवीज़न है। और 100 किलोमीटर के ऊपर लिथोस्फीयर पाया जाता है। लिथोस्फीयर के दो टाइप होते हैं, एक ओशियानिक लिथोस्फीयर होता है, जो ओशियानिक क्रस्ट, इसमें क्रस्ट भी पाया जाता है, लिथोस्फीयर में क्रस्ट पाया जाता है, ओशियानिक क्रस्ट, और दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
लिथोस्फीयर भी टेक्निकली पार्ट है अपर मेंटल का, और लगभग 100 से लेकर 400 किलोमीटर गहराई पर एक पाया जाता है एस्थनोस्फीयर। ये मोटा मोटा कुछ डिवीजन है, ये इसलिए क्योंकि समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं डेंसिटी का, जो क्रस्ट वाला सेक्शन है, जो डेंसिटी में क्रस्ट वाला सेक्शन है, डेंसिटी में जो क्रस्ट वाला सेक्शन है, ये क्रस्ट वाले का जो अपर पोर्शन है, क्रस्ट वाले का जो ये अपर पोर्शन है या अपर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट जिसे बोल सकते हैं, आउटर क्रस्ट थिन सेडिमेंट्री रॉक का बना होता है, थिन सेडिमेंट्री रॉक का बना होता है, और इनका डेंसिटी लगभग 0.8 से लेकर इनका जो थिकनेस है 0.8 से लेकर 1.6 किलोमीटर की गहराई तक है, या थिकनेस है इनकी, और ये बहुत लो डेंसिटी होते हैं। इनके नीचे जो लोअर क्रस्ट पाया जाता है, इसके नीचे का जो क्रस्ट है, जो लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट क्रिस्टलाइन रॉक का बना होता है। क्रिस्टलाइन रॉक जैसा कि हम जानते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये इग्नियस हो सकते हैं या फिर मेटामॉर्फिक हो सकते हैं, और इन रॉक्स की डेंसिटी पहुंच जाती है लगभग 3 से लेकर 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक, तो ये है क्रस्ट की, जो अपर क्रस्ट है या आउटर क्रस्ट है, जो लगभग 0.8 से लेकर 1.6 किलोमीटर थिक होती है, ये लो डेंसिटी होते हैं। उसके नीचे क्रिस्टलाइन रॉक्स, यूजुअली इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलकर बना होता है, और उनकी डेंसिटी 3.0 से लेकर 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक रेंज की पाई जाती है। उसके अगर हम पूरे अर्थ की एज ए होल की बात करते हैं, तो अर्थ की एज ए होल की डेंसिटी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और जब हम कोर की बात करते हैं, कोर एज ए होल की, आउटर कोर इनर कोर दोनों को मिलाकर, तो यहाँ पर डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब चली जाती है। तो इस प्रकार से एक पैटर्न देखा जाता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है, अब डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? तो इसका ट्रेडिशनल व्यू था, प्रेशर को कंसीडर किया जाता है कि प्रेशर, इनका ये मानना था कि जैसे जैसे हम कोर पे, इनर कोर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है अब अंडरलाइंग रॉक्स का या अंडरलाइंग लेयर्स का, तो इसलिए प्रेशर का हाई डेंसिटी होती है। ये प्रेशर हाइपोथेसिस है। लेकिन बाद में हाइपोथेसिस ये प्रोड्यूस की गई कि प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाई डेंसिटी, कोर की हाई डेंसिटी होने का, बल्कि प्रेशर के साथ साथ मटेरियल भी इम्पॉर्टेंट है। इस हाइपोथेसिस का ये मानना है कि जो कोर होते हैं, जो अर्थ का कोर है, उस कोर का जो मेटालिक कंपोजिशन है वो डिस्टिंक्ट है, मेटालिक कंपोजिशन जो है वो डिस्टिंक्ट है। ये निकिल और आयरन और निकिल जैसे हाई डेंसिटी मेटालिक मिनरल से बने हुए हैं, इसलिए इनका जो कोर है, कोर की डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से प्रेशर, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ेंगे, अंडरलाइंग रॉक्स और लेयर्स जो हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, और इस डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है कि अंदर जो रॉक्स हैं, रॉक्स पहले मॉल्टन स्टेज में होंगी, फिर सेमी मॉल्टन स्टेज में होंगी, फिर हम देखते हैं कि जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेज में पाया जाता है। लेकिन क्या सॉलिड स्टेट और हाई डेंसिटी के पीछे केवल और केवल प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है? तो ये कहा जा सकता है नहीं, बल्कि जो वहाँ के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, मटेरियल्स जो पाए जाते हैं, वो मेटालिक और हैवी मेटालिक कन्फिगरेशन या कंपोजिशन है, इसलिए वो हाई डेंसिटी के पाए जाते हैं। अगला इनडायरेक्ट जो सोर्स है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर में, तो टेम्परेचर का रेट जो है अपर या क्रस्ट वाले एरिया में लगभग हर 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। अगर हम थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रा करें, तो जैसा कि हम जान गए कि पहले ओशियानिक क्रस्ट होती है, फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं, और लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर तक लिथोस्फीयर कहा जाता है।
100 से लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक जो पाया जाता है उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। फिर 700 किलोमीटर की गहराई है, 700 किलोमीटर की गहराई पर लगभग अपर मेंटल पाया जाता है ऊपर, नीचे लोअर मेंटल। लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर हमें देखने को डिवीज़न मिलता है कि मेंटल, ये लोअर मेंटल हो गया, फिर 5100 किलोमीटर की गहराई पर आउटर कोर और ये इनर कोर है। तो हम टेम्परेचर का देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या स्वरूप है, तो ये देखने को मिलता है कि लगभग कि जो हमारा लिथोस्फेरिक सेक्शन है, लिथोस्फेरिक सेक्शन में लगभग 40 से 43 किलोमीटर की गहराई तक, ये 40 से 43 किलोमीटर की गहराई तक जो टेम्परेचर है वो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस ऐसी जगह पर जो टेक्टोनिकली इनएक्टिव एरिया हैं, लेकिन जो टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज़ हैं, जैसे कि जहाँ पर फॉल्ट है या फिर प्लेट मार्जिन्स हैं, वहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस भी नोटिस किया गया है। उन जगहों पर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस भी नोटिस किया गया है। लेकिन जैसे ही हम बॉटम पे आते हैं ओशियानिक क्रस्ट के बॉटम पे आते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर टेम्परेचर लगभग, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, 1200 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और 100 किलोमीटर की गहराई पर जहाँ से एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट होता है, इस जगह पर 1100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पाया जाता है, 1100 डिग्री सेल्सियस का। और लगभग 400 किलोमीटर तक, जो 1100 से 400 किलोमीटर का ये जोन है, इसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर बना रहता है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर बना रहता है। फिर 700 किलोमीटर की गहराई पर जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल का एक डिवीजन पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर नोटिस किया गया है 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पर 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया गया है, 1900 डिग्री सेल्सियस। हम अगर लोअर मेंटल और आउटर कोर की बाउंड्री, जिसे ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वहीं जब हम कोर की बात करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर की बाउंड्री या ट्रांजिशन की, तो इस जगह टेम्परेचर मीन्स 5100 किलोमीटर की गहराई पर जो टेम्परेचर पाया जाता है वो 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो अगर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, इस पूरे ग्रेडियंट को तो एक्सट्रापोलेट किया जाए, सरफेस ग्रेडियंट, तो एक इम्पॉसिबली हाई टेम्परेचर को लीड करता है। मतलब बहुत, अगर हम आज देखते हैं कि 5100 किलोमीटर पर 4300 डिग्री सेल्सियस, 2900 किलोमीटर पर लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये कहीं ना कहीं की एक जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इम्पॉसिबली हाई है। इसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि मेन कारण ये नहीं है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है और डेंसिटी हाई है इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। रादर यहाँ से एक कंक्लूजन और भी निकलता है कि हाई टेम्परेचर के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है। तो कुछ लोग प्रेशर और डेंसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, बल्कि एक और हाइपोथेसिस यहाँ पर है कि जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं ये टेम्परेचर की डेंसिटी को जो टेम्परेचर को जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं उसके ग्रेडियंट को डिस्प्रपोर्शनेटली हाई बना देते हैं। तो ये टेम्परेचर का पैटर्न है अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाते हैं। तो अगला
जो पॉइंट है हीट ट्रांसफ़र, हीट जनरेशन और ट्रांसफ़र की बात करते हैं। अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं कि हीट जनरेशन और उनका ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो अगर हम सोर्स ऑफ हीट जनरेशन की बात करते हैं तो हीट जनरेशन के दो मेजर सोर्स हैं। एक तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनके डिसइंटीग्रेशन से, और दूसरे जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी फोर्स से भी हीट जनरेशन होता है। इनिशियल टेम्परेचर लगभग आज से 4.7 बिलियन ईयर अगो जब पृथ्वी बनी थी, उस समय जो टेम्परेचर था अर्थ के आउटर एरिया का, वो एक एक्रीशन और कंप्रेशन से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। कोर और मेंटल का जब सेपरेशन हुआ तब जो टेम्परेचर आयरन मेल्टिंग से काफ़ी बढ़ा, 4 से 4.5 बिलियन ईयर अगो। आयरन की जब मेल्टिंग होने लगी तो कोर और मेंटल का सेपरेशन हुआ और जो कोर वाला एरिया था उनका टेम्परेचर बढ़ा। हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म्स क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं हीट ट्रांसफ़र के 3 मैकेनिज्म होते हैं, कंडक्शन, दूसरा रेडिएशन और कन्वेक्शन। तो जो कंडक्शन होता है वो स्लो होता है क्योंकि रॉक्स जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं। रेडिएशन इनफेक्टिव रहा है क्योंकि जो इंटीरियर मिनरल्स हैं वो मोस्टली ऑब्क्यू हैं। तो मेन ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म क्या है ये पूछा जा रहा है। तो अर्थ के इंटीरियर में वो ट्रांसफ़र हीट का कैसे होता है? तो पहला है कंडक्शन। कंडक्शन बड़ा सोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी रॉक्स होती हैं, रॉक्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होती हैं, इसलिए एक डोमिनेंट प्रोसेस नहीं हो सकता है। रेडिएशन भी नहीं है क्योंकि मोस्टली जो इंटीरियर के मटेरियल्स हैं वो ऑपेक पाए जाते हैं। कन्वेक्शन ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है हीट ट्रांसफ़र का। इसमें क्या होता है, जो आउटर कोर में स्पेशली जो लिक्विड मटेरियल होते हैं वो मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से वो कहीं ना कहीं हीट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। हीट का फ्लो क्या है? हीट का अगर फ्लो की बात करते हैं तो हीट का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ है, इंटीरियर ऑफ दी अर्थ से आउट के साइड में है, आउटवर्ड फ्लो फ्रॉम इंटीरियर ऑफ दी अर्थ। सरफेस की जो हीटिंग होती है वो सोलर हीट से रिसीव होता है। इंटरनल हीट अंदर के प्रोसेसेस को ड्राइव करता है जिनसे टेक्टोनिज्म होता है या वॉल्केनिज्म होता है, और जो ऊपर की जो हीट होती है, सोलर हीट होती है, वो अर्थ के सरफेस पे एक्सोजेनिक फोर्सेस को जन्म देती है, जैसे कि डिनोडेशन और इरोजन। तो दीज आर सम प्रोसेसेस जो अर्थ के अंदर हीट ट्रांसफ़र और हीट जनरेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एविडेंसेस को लेकर कुछ थ्योरीज भी हैं कि जो एविडेंसेस हैं, जैसे हम लोग इन एविडेंसेस की बात किया, इन एविडेंसेस पर थ्योरीज का क्या व्यू पॉइंट है या स्टैंड पॉइंट है। तो डिफरेंट थ्योरी ने अर्थ के जो इनिशियल स्टेज था, शुरुआत में अर्थ कैसे बना, इनिशियल स्टेट को डिफरेंटली डिफाइन किया है। जैसे जो प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस है, जेम्स वेन की जो प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस है, उनका यह मानना है कि शुरुआती दौर में अर्थ सॉलिड था। टाइडल हाइपोथेसिस जो है वो लिक्विड मानता है, जबकि नेबुलर हाइपोथेसिस कांट का और लाप्लास का वो गैसियस मानता है। तो ये प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस सॉलिड मानता है, टाइडल हाइपोथेसिस लिक्विड मानता है, और नेबुलर हाइपोथेसिस गैसियस मानता है। गैसियस को थ्योरी को शुरुआत में डिस्कार्ड कर दिया गया है। ये पॉसिबिलिटी लीव करता है कि यह तो जो कोर है वो सॉलिड है या लिक्विड है। तो दीज वर सम आर्टिफिशियल सोर्सेज या एविडेंसेस जिससे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टडी करते हैं। लेट्स मूव टू द नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में पहला है वोल्केनिसिटी और दूसरा है सिस्मोलॉजी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिनसे हम अर्थ के इंटीरियर समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वोल्केनिसिटी में क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शंस होता है, तो लिक्विड लावा और कुछ सॉलिड मटेरियल्स वहाँ से एग्जिट करते हैं। तो however high pressure increases melting point, suggesting the rock should be solid। तो हाई प्रेशर से क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे नीचे जाते हैं सॉलिड स्टेट बढ़ता जाता है। मेल्टिंग मेनली अकर करता है जब प्रेशर रिलीज होता है और उससे फ्रैक्चर और फॉल्ट डेवलप होते हैं और उससे मेल्टिंग होने लगता है। तो कंक्लूजन ये है कि वोल्केनिज्म एक लिमिटेड सोर्स प्रोवाइड करता है या लिमिटेड ऑथेंटिकेटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। बहुत एक सॉलिड ऑथेंटिकेटेड नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाता है। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो मोस्ट ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने का, वो है सिस्मोलॉजी। तो
तो सेस्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक के आने से जनरेट होती हैं। तो अर्थक्वेक जब किसी भी जगह, किसी भी अर्थ में कहीं पर भी अर्थक्वेक जहाँ पर डेवलप होता है, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। ये फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट वो होता है जहाँ से अर्थक्वेक की ओरिजिन होती है, और जस्ट उसके ऊपर 90 डिग्री अर्थ के सरफेस जो पॉइंट होता है उसे इपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है। तो फोकस से इपी सेंटर के बीच में, या फिर फोकस से सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं। यहाँ से सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं। जो सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक पी सेस्मिक वेव और दूसरा एस सेस्मिक वेव। पी मीन्स प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल सेस्मिक वेव, एस जो होती हैं सेकेंडरी और ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो पी जो लॉन्गिट्यूडनल होती है और एस जो होती है ट्रांसवर्स होती है। अगर हम पी की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये फास्टेस्ट है, और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के मीडियम में ट्रेवल करती है, और ये कंप्रेशनल टाइप की वेव्स होती हैं। जैसे साउंड वेव होती हैं वैसे ये कंप्रेशनल टाइप की वेव्स होती हैं। अगर हम एस वेव की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इन्हें सेकेंडरी या ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इनकी स्पीड जो पी वेव से स्लो होती है, और ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर पाती हैं। ये शियर वेव होती हैं जहाँ पर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन पाथ होता है। परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन पाथ होता है। ये एस वेव होती हैं। एक तीसरा वेव भी होता है जिसे एल वेव कहा जाता है। एल को सरफेस वेव या लॉन्ग वेव कहा जाता है। ये स्लोवेस्ट होती हैं और ये ट्रेवल करती हैं सरफेस के अलॉन्ग, और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कही जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये अर्थक्वेक का फोकस है तो यहाँ से दो प्रकार की वेव जनरेट होंगी। एक वेव पी वेव हो गई, पी वेव, और दूसरी जो होगी वो एस वेव होगी, एस वेव। और ये पी एस वेव जब एपी सेंटर के पास पहुंचती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है एल वेव में। तो ये तीन प्रकार की वेव होती हैं। एल वेव डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अब हम समझते हैं कि वेव बिहेवियर अर्थ के इंटीरियर कैसे समझ सकते हैं हम। तो अगर जो वेव को रिकॉर्ड किसे किया जाता है, वेव को रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाते हैं। वेव का पाथ जो होता है यूजली कर्व्ड होता है, कानकियो अपवार्ड होता है, और रिफ्रैक्टेड होती हैं। ये रिफ्रैक्शन भी करती हैं, इंडिकेटिंग वेरिंग डेंसिटी। तो ये कर्व्ड होती हैं, कर्व्ड और रिफ्रैक्टेड नेचर ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वो टेम्परेचर का वेरिएशन देखा जा रहा है, मीन्स डेंसिटी का वेरिएशन देखा जा रहा है, जिसके कारण क्या होती हैं कि जो ये वेव्स जनरेट होती हैं ये कानकियो पाथ ले लेती हैं। लेकिन जब जहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी देखी जाती है, टेम्परेचर में एक सडन फॉल या सडन इंक्रीज देखा जाता है, तो वहाँ पर उसके बिहेवियर में एक रिफ्रैक्शन देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये है, यहाँ से वेव निकलती हैं ऐसे, तो ये पूरा का पूरा पाथ जो कर्व्ड पाथ है ये दर्शाता है कि यहाँ पर डेंसिटी कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं डेंसिटी बदलती जा रही है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि ये कोई है, ऐसे सडनली चेंज हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि इस जगह पर कोई डिसकंटिन्यूटी है, एक सडन चेंज देखा गया है डेंसिटी में। अब हम एस वेव की बिहेवियर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल, अगर इस इमेज पर आते हैं तो ये एपिसेंटर है, और यहाँ से ये वेव जो है पी वेव है, पी वेव इधर से आउट हो रही हैं। और हम जानते हैं कि पी वेव के साथ क्या है कि पी वेव दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों, तो आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेज में है, तो लिक्विड स्टेज में जब इंटर करती है तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन देखा जाता है, एक सडन चेंज देखा गया है डेंसिटी में। फिर सिमिलर टाइप यहाँ पर फिर आउटर मीन्स लिक्विड आउटर कोर से जब इनर कोर में परमिट एंट्री लेती हैं, ट्रांजिट करती हैं, तो फिर चेंज होता है। तो ये पॉइंट
ये रिफ्रैक्शन पॉइंट, ये रिफ्रैक्शन पॉइंट, ये रिफ्रैक्शन पॉइंट ये शो करता है कि इन जगहों पर सडन डेंसिटी में चेंजेस देखे जा रहे हैं। अगर हम एस वेव की बात करते हैं तो एस वेव जो है, एस वेव डिसअपियर हो जाती है, एस वेव डिसअपियर हो जाती है लगभग 120 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम एपीसेंटर से। ये एपीसेंटर है, एपीसेंटर से अगर हम एस वेव की बात करते हैं तो एस वेव यहाँ तक आती हैं, लगभग 105 डिग्री तक एस वेव आती हैं। इसके बाद ये डिसअपियर हो जाती हैं। ये पूरा का पूरा जो जोन है ये एस वेव का शैडो जोन है। शैडो जोन क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि एस वेव जो होती हैं वो केवल और केवल सॉलिड मीडियम में चल पाती हैं, और आउटर कोर जो है, ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेज में है। तो लिक्विड स्टेज में है तो इसलिए यहाँ पर ये लगभग डाई हो जाती हैं या फिर इसमें ये ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार से ये इंडिकेट करता है कि लगभग जो आउटर कोर है, आउटर कोर लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाकर ये डिसअपियर हो जाती हैं एस वेव, इसलिए आउटर कोर को कहा जा सकता है कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। डिस्टिंक्ट वेबसेट हैं, अगर हम जो वेब्स हैं, कई वेबसेट हैं जो डिफरेंट वेलोसिटी होती है, जैसे कि एक पी और PSG वेव्स जो हैं, तो ये स्लोवेस्ट वेव होती हैं, लगभग 5.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है पीजी, और एसजी जो होता है 3.3 ग्राम होता है। ये जो है एस और पी वेव की अपर ग्रेनाइटिक लेयर में जो वेलोसिटी होती है उसे पीजी और एसजी कहा जाता है। पी स्टार और एस स्टार वेव जो होती हैं ये इंडिकेट, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है पी वेव की लगभग 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और एस वेव की 3 से 4 किलोमीटर होती है। ये जो वेलोसिटी है वो इंटरमीडिएट लेयर में है, मतलब इंटरमीडिएट लेयर मतलब जहाँ पर डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, स्पेशली जो बेसाल्टिक सेक्शन है रॉक्स का या इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। और पी और एस वेव जो होती है फास्टेस्ट होती हैं, जहाँ पर पी वेव की वेलोसिटी 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि एस वेव की वेलोसिटी 4.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ये लोअर लेयर में जैसे हैवियर मटेरियल या पेरिडोइट या ड्यूनाइट, स्पेशली मेंटल या कोर में जो इनकी वेलोसिटी होती है वो दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो पी वेव एस वेव जो है इनकी बिहेवियर कहीं ना कहीं ये भी वो कहीं ना कहीं एक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे बना हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो एविडेंसेस हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, आर्टिफिशियल एविडेंसेस डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और नेचुरल जो हैं वॉल्केनिज्म, मेटेओराइट और सेismic इवेंट में। तो ये ब्रॉडली ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिससे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की कुछ समझ पाते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन और लेयरिंग सिस्टम क्या है अर्थ के इंटीरियर का, कि क्रस्ट, मेंटल कोर क्या है, सियाल सीमा क्या है, सियाल सीमा नीफे का डिवीज़न क्या है, और डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट जोग्राफर्स ने, जियोफॉलजिस्ट ने कैसी लेयरिंग की है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। थैंक यू सो मच। इस एपिसोड में इतना ही।